नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 6th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट आपका जो लेसन है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि जो सीटेट की तैयारी करते हैं और एसएस जिनके पास सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि जो 60 नंबर की एसएस आती है वो एनसीईआरटी से आती है और 6 to 8 जो क्लास की आपकी बुक्स हैं उनसे ही आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। तो अगर आप इसको अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेते हैं तो आपके कम से कम भी 55 नंबर आपके कम से कम भी आपके पक्के हो जाते हैं। तो अच्छी प्रकार से आपने पढ़ने के लिए इसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, किस प्रकार से आप इसकी डिटेल जानकारी लेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे और जो मेन मेन चीज़ें उनको अंडरलाइन करते चलेंगे। तो आपने भी अपनी नोट्स बुक के अंदर इनको समझ कर उतारना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के समय इनको रिवाइज कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि वो सोचने लगी 100 साल पहले क्या हुआ था, ऐसा कैसे जान सकती है भी 100 साल पहले, यानी कि जो बीत चुके हैं उन उनसे पहले क्या हुआ था। उसके मन में एक प्रश्न उठता है, कैसे पता लगाए। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। भाई कुछ समय पहले जो घटना घटी है, तुम न्यूज सुन सकते हैं या रेडियो सुन सकते हैं या किसी से बात भी कर सकते हैं, लेकिन जो काफी साल पहले बीत चुका है उसको किस प्रकार से पता लगाए कि उस समय क्या हुआ था। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, यानी कि जो चीज बीत चुकी है, जो पुरानी है, उनके बारे में। जैसे लोग क्या खाते थे उस समय, पुराने जो अतीत था उसमें क्या थे, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी इनके लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ये जो लोग थे किस प्रकार का जीवन यापन करते थे, क्या खाते पीते थे। जो शिकारी थे वो किस प्रकार के अपने जो शिकार करने के उनका जो सामान था वो किस प्रकार का था, क्या चीज यूज करते थे वो, ये सभी चीजें पता लगाई जा सकती है। कैसे? यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उसमें बच्चे कौन से खेल खेलते थे। जो आज आप खेल खेलते हैं तो उस समय के भी बच्चे खेल खेलते थे, लेकिन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर गीत गाते थे। ये तो सभी होती थी उस समय भी, लेकिन हमें नहीं पता भी उसमें कौन से खेल खेले जाते थे बच्चों के द्वारा, कौन कौन से नाटक देखे जाते थे या कौन कौन से गीत उनके द्वारा गाए जाते थे। इनका हमें नहीं पता, लेकिन इनका पता लगा जा सकता है। कैसे? लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। यानी कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कि जो आसपास के जंगलों में क्या था, जो विशाल संपदा थी, यानी कि संसाधन थे, उनसे परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे क्या करते थे, जब अपने जो खाने पीने की चीजें हैं उनका ही भोजन के लिए, जैसे जो वृक्ष की जड़ थी, फल थी और जंगल के अन्य उत्पाद थे, यहीं से वो इकट्ठा किया करते, संग्रह यानी कि इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का खेत यानी कि शिकार भी करते थे, शिकार कर कर उनको मारकर खा जाते थे। तो ये भोजन की बात आ गई। अब तुम उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और किर्थल पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में
विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। यहाँ पर क्या किया गया, सबसे पहले चावल की खेती की गई। और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित, कहाँ पर थे वे, विंध्य के उत्तर में स्थित। तो ये मैप दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे गंगा नदी दिखाई गई है, ये यमुना नदी दिखाई गई है, फिर इसकी सहायक नदी है जैसे चंबल है, फिर इसकी ये सोन है, ये विंध्य पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से आप इस मैप के अंदर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है फिर मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब मानचित्र सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का, अब सिंधु नदी बताई गई, फिर यहाँ पर सिंधु नदी आप देखेंगे तो सिंधु नदी की भी यहाँ पर आपके है सहायक नदियाँ इसकी देख सकते हैं। जैसे यहाँ सिंधु नदी दिखाई गई है, तो फिर इसकी आपने क्या है सहायक नदी, या फिर आपने इसकी ये देखनी है दिखाई हुई है, जैसे झेलम है, चिनाब है। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां किसे कहती हैं, उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी के अंदर जाकर मिल जाती है, उन्हें कहते हैं सहायक नदियां। तो क्वेश्चन बन जाता है भाई सहायक नदियां किसे कहते हैं, तो जो नदियां बड़ी नदी में मिल जाती है वे सहायक नदियां होती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। जो गंगा के दक्षिण में जो नदियों के आसपास का क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में क्या कहते थे, मगध, जो आजकल क्या है, बिहार है, जो वर्तमान बिहार। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये चीज इस साइड भी दी हुई है, ये भी आपने देखना। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा कर उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जो लोग थे कभी तो काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, उसके कारण क्या था, लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। व्यापार करने के लिए भी लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे दूसरे कस्बे पर जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु थे वो भी अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, शिक्षा देने के लिए एक गांव से और दूसरे गांव तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। कुछ लोग नई नई जो स्थान है उनको देखने के लिए, उनको खोजने के लिए एक उनके अंदर क्या जिज्ञासा होती थी, उसके लिए भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। वही जब दूसरे लोगों से वो मिलते थे, उनके विचारों का उन्हें पता चलता था, इसलिए उन्हें क्या दूसरे के विचारों को जानने का एक मौका मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो तो पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे।
भी एक दूसरे के विचारों को देखकर वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, तो उनकी देखी भी उन्होंने अपना ही जो जीवन यापन करना उन्होंने सीख लिया। उनके जो तौर तरीके अच्छे लगे तो उन तौर तरीकों को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, तो जो इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का तो पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ईरान और यूनानियों ने क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। और जो भारत नाम का प्रयोग किया गया किसके लिए? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृति के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराने कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इस शब्द का जो आरंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये क्या है? यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। जैसे ताड़ पत्रों पर पहले लिखा जाता था, ये बड़े नाजुक होते थे, सूख जाते थे, इनको टूटने की संभावना होती थी, इसलिए वो इनको बहुत संभाल कर रखा जाता है। ये पहले पत्तों पर लिखाई जाता है। जैसे ये आप पेज पर लिखते हैं तो उसमें क्या है? ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। भाई जो बीत चुका उसके बारे में कैसे जानें? तो उसका तो एक ही जरिया है कि भी जो पुरानी पुस्तकें हैं उनको ढूंढे, उनको फिर पढ़े। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो पुस्तकें पहले समय में हाथ से लिखी जाती थी इनको क्या कहा जाता था? पांडु। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्रों पर लिखी जाती थी। जो ये पांडुलिपियां थी कहाँ पर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पर और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्रों पर लिखी जाती। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई। यानी बहुत पुरानी होगी, कुछ कीड़ों ने खा ली, कुछ नष्ट होगी, क्योंकि सूखने के बाद इनके टूटने का भी डर था। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अभी कुछ बाकी है जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि वे राजाओं का जीवन कैसा था, औषधियों और विज्ञान आदि संबंधित इनके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा प्रयोग आम लोग करते थे। जो पहले के आम लोग थे किस भाषा का प्रयोग करते थे? वो करते थे प्राकृतिक भाषा। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर वस्तुओं पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। अभिलेख जो खोद कर चीजें लिखी जाती थी, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर वस्तुओं पर उत्कीर्ण करके यानी खोद कर, नुकीली चीज से खोद कर किए जाते थे अभिलेख। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जो राजा थे अपने आदेश थे वो इस तरह के वो क्या थे? उत्कीर्ण करते, पत्थरों पर लिखवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे ये पत्थर पर लिखा गया, जैसे आप नुकीली चीज से इनको लिखा गया है, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक
लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। भाई कौन सी लड़ाई हमने लड़ी, तो उसमें जीत हासिल की, तो इस प्रकार की चीजें भी वो इनके अंदर लिखवाते रहते थे। यहाँ पर आप देखिए लगभग 2200 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक नामक। इस शासक के विषय में तो अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखने के लिए लिपि का और बोलने के लिए भाषा का। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक दो भिन्न लिपि तथा भाषाओं में है जो ये चीज लिखी गई है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? लाभ क्या थे और इनको लिखते हुए कठिनाई भी आती थी, तो क्या कठिनाइयां थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। जो इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करता था उन्हें क्या, उस व्यक्ति को क्या कहते थे? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। तो ये पुरातत्वविद किसी का अध्ययन करते थे? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, जैसे ये दिए हुए हैं आभूषण, ये क्या नाम है, मटका, जो पुराने जो चीजें दी गई है, बर्तन दिए गए हैं, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। जो ये पुरातत्वविद पुरानी चीजों को खोद खोद कर उनके बारे में पता लगाते। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है, जैसे चीजें दिखाई गई है, जैसे घड़ा दिखाया गया है या और अन्य चीजें दिखाई गई है। ये ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यहाँ नीचे बराबर में क्या, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। का एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? जो आज हम प्रयोग करते किस प्रकार से भिन्न है? पहले आज कैसा आता, पहले कैसा था? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, कि जहां से किसी चीज को इकट्ठा किया जाता है, कहां से जो चीजें मिलती हैं, स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि इतिहासकार हैं, पुरानी चीजें पढ़ते हैं, कहाँ से कोई कोई चीज निकल कर आती है, पुरानी चीजों को ढूंढ कर उनसे चीजें निकालते हैं कि उसमें ये चीजें थी, इनका प्रयोग किया जाता था। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा सत्य है कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उस समय भी रीति रिवाज चलते जैसे अब चलते हैं, लेकिन उनके अलग थे अपने से। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते, जो आज कर। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, पुराने समय भी थे ये जो अभी चीजें चली हुई है, लेकिन उस समय अलग था कुछ। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा
उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि वो लिख कर छोड़ देते थे, तभी तो उनको हमें पता चलता है भी उन्होंने कौन सी लड़ाई कब लड़ी। अगर वो नहीं लिखते तो फिर कैसे पता चलता। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वों की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, फिर राजे महाराजे तो लिख देते थे, अभी पता चलता भी कौन से राजा ने कौन से सन में कौन सी लड़ाई लड़ी। लेकिन जो लोग खाते पीते थे ये थोड़ी लिखते थे, वो तो उन्होंने खा लिया पी लिया, बस उनके बर्तन है जो वो टूटे फूटे हैं, तो हमें मिलते हैं खुदाई के अंदर, उनसे पता चलता है उस समय इस प्रकार के जो बर्तन थे, ये चीजें उस समय उपयोग में की जाती थी। तिथियों का मतलब क्या है भाई? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महावर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों को उल्लेख करेंगे। आज हम इसी चीज को मानेंगे। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट बीसी का मीनिंग है, और ईपू का है ईसा पूर्व होता है। ये बात पता चल गया कि भाई बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और ईपू का मतलब है ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? लगभग 200 वर्ष पूर्व। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। प्रश्न नंबर जो 3 है, दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा, रोसेटा नाम का कस्बा कहाँ पर है? मिस्र के उत्तरी तट पर। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। कारतूस कहा जाता है जब फ्रेम में दिखाए गए, उसे क्या जाता है? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। ये ऊपर दिखाए हुए, जैसे एल के लिए दिखा दिया, एल के लिए चीज शेर दिखा दिया। ये पक्षियों के चित्र बताए गए भी इन अक्षर के लिए इनका प्रयोग करते थे। तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार
जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो उन्हें पता चल गया भी इसके लिए ये पक्षी का प्रयोग किया गया, इसके लिए ये चीज प्रयोग की गई, तो उन्होंने आसानी से उस अभिलेख को पढ़ लिया। तो ये आपका जो 6th क्लास का फर्स्ट लेसन था, जिसको आज हमने विस्तार से पढ़ा। तो आप भी इसको आराम से पढ़कर इसके नोट्स बनाइए, जो इसकी मेन बातें हैं जो अंडरलाइन की गई है, इनको बार बार में पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए, ताकि आप एग्जाम के समय इनको रिवाइज कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेकंड जो लेसन है आपका, उसके लिए वीडियो हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।